नौजवान बच्चे थे वो नाले में गिर रहे थे और उनके साथ जुर्म किया गया। उन दो बच्चों को मत भूलना, एक जहांगीर और एक हमारा पाशा, दोनों बच्चों को गोली मारकर प्रशासन ने उनको शहीद कर दिया गया। और जब उनका पोस्टमार्टम होने का नंबर आया तो मेरे नौजवान साथियों ये ध्यान में कर लेना कि तुम्हारी कोई जमानत लेने वाला नहीं था, आपकी कोई रुआई करने वाला नहीं था, आपकी कोई सरपरस्ती करने वाला नहीं था। आपके दोनों बच्चे अपने घर में अटैक हो गया, उनकी पड़ी रही। 24 घंटे के बाद उनके घर एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस आने के बाद उन्हें जरदोशी कार्यालय में खड़ा कर दिया गया। 48 घंटे के अंदर उन बच्चों के साथ झूठ किया गया। मरने के बाद तो हमारे यहाँ ये होता है कि उसे जल्द से जल्द दफन कर दिया जाए, उसके दिशा में वकील बैठे। लेकिन मेरे नौजवानों इस बात को मत भूलना, उनके वो नौजवान बच्चे तो शहीद हो गए थे, उन्हें जरदोशी के अंदर खड़ा कर दिया गया था। 48 घंटे तक उनके साथ झूठ किया गया, मरने के बाद भी उन्हें गोली से मार के शहीद कर दिया गया। 48 घंटे के बाद उनके पोस्टमार्टम हुए और पोस्टमार्टम होने के बाद उन बच्चों को शहीद किया गया। मेरे नौजवान साथियों तुम मत भूलना कि एनआरसी और सीधे साथ तुम्हारे साथ क्या जुर्म किया गया है। क्या तुम्हें एजुकेशन दी गई है, क्या तुम्हें स्पोर्ट ग्राउंड किया गया है, क्या तुम्हारे शहर में गोली दिए गए हैं, तुम्हें मजदूर होना दिया गया है, तुम्हें नारे बनाने वाला बना दिया गया है। मेरे दोस्तों आज जो आगे भी औसत दुर्वैसी हैदराबाद से आगे लिए लाइन में रहे और हम उसी तरह से बुलाए हैं। हम ये चाहते हैं हमें नेता बनने का शौक नहीं, हमें विधायक बनने का शौक नहीं। मेरे दोस्तों आज आगे लिए लाइन लगा है, हम ये चाहते हैं हम विधायक बने तो आप विधायक बने, हम नेता बने तो आप नेता बने। ये सोचकर वोट दे देना और मुस्लिम को इतना वोट दीजिए कि आने वाले 2022 को जब 10 हुए तो 70 की सीट सबसे ज्यादा वोटों से जीते। अस्सलाम देखेंगे हम कटिंग वटिंग के चक्कर में। बहुत बढ़िया। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहतरम जनाब रफा समरी जो सीनियर लीडर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब रफा समरी साहब। पब्लिक नहीं दिखा रहा मतलब ज्यादा मोहसिन हाज़रीन और अजीज साथियों, मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त मिला है। मैं अपनी बात 2 मिनट में कहने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमारे बीच में हमारे मेहमान मौजूद हैं। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान कभी न होगी दास्तानों में। हमने आजादी के बाद हमारे लोगों ने 2 गलतियां की। पहली गलती जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमें रिजर्वेशन देना चाहते थे, लेकिन हमारे लोगों ने ये कहा कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए और आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया। दूसरा जो मसला है संबल में जो हमें रिजर्वेशन मिल रहा था, वो इकबाल महमूद साहब ने जो यहाँ के एमएलए हैं उन्होंने उसकी मुखालफत करके हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। बड़े अफसोस की बात है, डेवलपमेंट के काम तो तुम करते नहीं, कितनी जरूरत है संबल के लोगों को और वो आपसे अमल करने को तैयार नहीं है और आप इधर अंदर की बातें करते हैं। मैं डेवलपमेंट में बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, मैं एक तरफ इशारा कर रहा हूँ। हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हमारे सामने रहते हैं, दलित भाई हमारे इस साइड में रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको रिजर्वेशन दिया था उसको बचाने की बात कौन कर रहा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कौन कर रहा है? वो वैसे कर रहे हैं। अगर मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों और मेरे दलित समाज के लोगों, अगर तुम रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हो तो एमआईएम का साथ दो, एमआईएम आपके साथ देगी। खुदा हाफिज़। अब मैं जनाब नफीस पाशा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात पेश करें। जनाब नफीस पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम।
इस बात के लिए बहुत शुक्रिया, जबकि बोलने के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए सारे भाई जितने आए उनका बहुत शुक्रिया, जितने स्टेज पे तशरीफ फरमा है उनका बहुत शुक्रिया। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि 2 मिनट मिले हैं बोलने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से, 70 साल हो गए हमें वोट देते देते, अभी तक किसी पार्टी ने हमें इज्जत नहीं दी। जब उसका काम निकल जाता है तो हमें बाहर कर देती है, और जब हम उसकी सत्य नहीं मानते हैं तो वो हमसे ये कहती है तुम्हारे लिए टिकट नहीं है। हमारे विधायक, हमारे एमपी उनसे कहते हैं विधायक जी हमें टिकट दे दीजिए। भीख में मांगने वालों टिकट के तुम अपनी पार्टी में आ जाओ, तुम्हारा इज्जत का व्यवहार बढ़ जाएगा, तुम्हारा खानदान का नाम बढ़ जाएगा, तुम्हारी इज्जत में अच्छाई हो जाएगी, और तुम दूसरों के कदमों में पड़ने वालों, अपने कदमों के नीचे खड़ा करो उन 7% लोगों को जो तुम्हें 21% को अपने कदमों में रखते हैं। मुसलमानों, मेरी बात के साथ बात मिला के तालियों के साथ जोरदार हौसला बढ़ाए मेरा। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आए और जितने लोग घरों में बैठे हैं, मेरी आवाज आ रही है, एक MIM का सिपाही आ रहा है, असदुद्दीन उवैसी, जो किसी से नहीं लगता, न गोलियों से, न लांछों से, न बातों से, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा सिपाही ऐसा है, उनमें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे 2 मिनट मिले हैं आपसे बात कहने के, मैं किसी से नहीं लगता, MIM को वोट दूंगा, जो चाहे कर ले मेरा कोई। हम मुसलमान हैं, हम किसी से डरते नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहादुरों, मेरे जवानों, अस्सलाम वालेकुम मेरे बहादुरों, मेरे जवानों, अस्सलाम वालेकुम। डरने की जरूरत नहीं। ये अभी आपके सामने हाजी नफीस पाशा अपने जज्बात से खैरात का इजहार फरमा रहे थे। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब असद अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खैरात का इजहार फरमाएं। जनाब असद अब्दुल्ला साहब जो जिला सदर संपन्न आज की इस मीटिंग में जाहिर पर तशरीफ फरमा इज्जत नवाब अली जनाब MP साहब इम्तियाज जलील साहब, आपके प्रत्याशी जनाब मुशीर तरीन खां साहब, इज्जत नवाब अली जनाब नदीम तरीन खां साहब, बोबी साहब और हाजरीन गिरामी साथियों, सबसे पहले उस बेटी को, उस बहन को सलाम करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं जिसने इंतहा पसंदों के सामने, एक जत्थे के सामने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। एक इदारे के अंदर कुछ इंतहा पसंद उस बहन के सामने जाफरानी रंग के रुमाल लेकर मुजाहिरा कर रहे थे, लेकिन उस बहन ने जज्बे ईमानी के साथ ये साबित कर दिया अल्लाह अकबर का नारा देकर कि हम तुमको शिकस्त देने में, हम तुमको शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ऐसा ही जज्बा आपको पैदा करता है। मेरे अजीज साथियों, अब बात की जाए उस पार्टी की जो आज आपसे बड़े बड़े वादे कर फर्जी गठबंधन दिखाकर आपके बीच ये माहौल पैदा कर रही है कि हम बीजेपी को हटाएंगे। अरे वो बीजेपी को क्या हटाएंगे, इंशाअल्लाह आप खुद तैयार हो जाए, आप इत्तेहाद में हो जाए तो बीजेपी को हटाने की ताकत सिर्फ मजलिस रखती है। मेरे अजीज साथियों, ये वो परिवार है जिसका इतिहास मैं बताना चाहता हूँ। इन्होंने आज तक सिर्फ धोखे ही धोखे दिए हैं। मुलायम सिंह यादव ने DP यादव से दोस्ती की और दोस्ती छोड़ दी। इसी तरह अशोक यादव से दोस्ती की थी, वो दोस्ती भी टूट गई। इसी तरह मेरे दोस्तों, इस मुलायम सिंह यादव ने साक्षी महाराज से दोस्ती की, वो दोस्ती भी टूट गई। इसी मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से दोस्ती की और वो दोस्ती टूट गई। और भैया जी ने दोस्ती की कांग्रेस पार्टी से, उससे भी उसकी दोस्ती टूट गई। इसी तरह
भैया जी ने दोस्ती की भाजपा पार्टी से, वो भी टूट गई। और मैं यकीन दिलाता हूँ आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा और इलेक्शन के बाद ये दोस्ती भी टूट जाएगी। फोटो भेज देंगे साथियों, एक अपर्णा यादव वहां जाकर ये साबित करती है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। अपर्णा यादव वहां भारतीय जनता पार्टी में पाक होने के लिए गई है। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं कहना चाहता हूं, आपके बीच एक पागल हाथी टहल रहा है जिसकी कायद ये कहती है कि मेरी 2 सीटें भी आई तो मैं अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दूंगी। और वो ये कहती है कि इन गठबंधनों को वोट मत करना, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देना। इसलिए मेरे दोस्तों, उस पागल हाथी से भी आपको दूर रहना है। ये लड़ाई जो मजलिस आपके बीच लड़ रही है, आपकी वफा की, आपकी इज्जत की, आपके तहफ़्फ़ुज़ की, आपके मुस्तक़बिल की लड़ाई लड़ रही है। मेरे दोस्तों, मुनज़्ज़म होकर इत्तेहाद में आकर बस आपको मजलिस को अपना जो है पार्टी मानना है। जिस तरह उन लोगों ने, भाजपा ने अपना निशान जो है हाथी को चुना, जिस तरह कुछ लोगों ने अपना निशान साइकिल को चुना, उसी तरह मेरे दोस्तों आपको अपना निशान पतंग को चुनना है, अपना कायद बैरिस्टर साहब को मानना है, क्योंकि आपकी आवाज बड़े ऐवानों के अंदर सबसे ज्यादा उठाते हैं। तो उन्हीं का हक है हमारे वोट पर। और भाई अपने मुशीर तरीन खान साहब को आने वाली 14 तारीख में ज्यादा से ज्यादा जो है वोट देकर इनको कामयाब बनाना। इंशाअल्लाह संभल के मुद्दों से लेकर सारी बातों का ऐवानों के अंदर आपके हाथ उठाएंगे। खुदा हाफिज। अभी आपके सामने मोहतरम जनाब असद अब्दुल्ला साहब अपने खैरात का इज़हार फरमा रहे थे। अब मैं अकबर इफ्तारी जनाब आमिर खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तशरीफ लाए, उसने अपने खैरात का इज़हार फरमाए। वक्त सिर्फ 2 मिनट। जनाब आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाचा ने बहुत बड़ी बात बोल दी है, अकबर साहब मैं तो बस आपकी खाक की बराबर भी नहीं हूँ। और हाल थोड़े से जज्बाते वक्त का मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारे बीच में बुग़्ज़ हसद इतनी हो चुकी है कि हमने एक दूसरे को ही शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया है। इसी बीच पर मैं एक स्पीच बनाकर लाया हूँ और आप लोगों के बीच अर्ज करना चाहूंगा कि परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते, परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। जब देखता हूँ तो बंदूक उड़ती है और बंदूक जब चलती है तो चलाने वाले के मुंह से सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब गोली बंदूक से निकलती है तो लगने वाले को लगती है तो उसके मुंह से सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। जनाब अल्लाह, कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान। कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही दावा जो मकतूल का दावा। कातिल के लाए शहीद तो मकतूल के लाए गजी। तो परिंदे किसकी मदद को आए, कातिल की या मकतूल की। कंकर किस पर गिराए, कातिल पर या मकतूल पर। मुबलिस शहर को धनवान से डर लगता है, मुबलिस शहर को धनवान से डर लगता है और न धनवान को रहमान से डर लगता है। नहीं रही इशारों कुव्वत मदीने जैसी, नहीं रही इशारों कुव्वत मदीने जैसी। अब तो हर मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। बहुत कम है और वक्त का तकाज़ा बहुत है। और मैं इस बात को बयान करना चाहता हूँ कि अभी अखिलेश भैया कोटी चोर भैया का बयान आया था कि एक मीडिया वाले ने उनसे ये कहा कि अखिलेश भैया आप ये बात बताएं जो अभी उसको हिजाब पर रोका जा रहा था, हिजाब पर टोका जा रहा था, उस पर आपका बयान क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे आवाज नहीं आती। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आती। तो मैं ये कहता हूँ अखिलेश भैया, असदुद्दीन अवैधी जब उत्तर प्रदेश की सरजमीं पर आए हैं, यकीनन तुम बेरे हो चुके हो, तुम बेरे हो चुके हो। इंशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह ताला आप जो सीटें आएंगी और उत्तर प्रदेश से निकलेंगी तो तुम यकीनन अंधे भी हो जाओगे, अंधे भी हो जाओगे। मेरे भाइयों,
इसी चीज के साथ में एक जाते जाते जो हिजाब पर चल रही, तो मैं उस बहन को सलाम करता हूँ, उससे सीखो, उसकी आजमत से सीखो। और एक जाते जाते बाबा जी पर भी बोलकर चला जाता हूँ, नाम बदल ले बाबा वाले जी। अगर एक लड़की स्कूल के अंदर हिजाब पहनकर जा सकती है तो उसको जाना चाहिए। अगर एक उत्तर प्रदेश का सीएम बाबा जी अगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत को एक लाल वाला रंग चोला पहनकर चला सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत को चला सकते हैं, तो यकीनन एक लड़की स्कूल में हिजाब पहनकर जा सकती है। वास्तव में तगादा कम है, वरना हाथ बोला बाबा के बारे में भी और बताता। इसी शेर के साथ में अपनी बात कर खत्म करता हूँ। ये हो तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। ये हो तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। इसी बात पे दुनिया से जंग हमारी है। मैं खतरा होकर भी तूफानों से जंग कर लेता हूँ, मैं खतरा होकर भी तूफानों से जंग कर लेता हूँ। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे भाई जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब चंद मिनटों में आपके पास पहुंचने वाले हैं। अब मैं प्रदेश सचिव ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब इमरान बॉबी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट में अपने खैरात का इजाज़ फरमाएं। जनाब इमरान बॉबी साहब। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब और हमारे प्रत्याशी मुशीर खान तरीन साहब और मेरे बड़े भाई जिला अध्यक्ष संभल असद अब्दुल्ला साहब और मेरा बहुत ही अजीज सारिफ, जो कि हमारी पार्टी के अंदर एक बहुत ही आला मुकाम रखता है, बहुत ही इज्जत है उसकी। बैरिस्टर साहब भी उसे बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए हम पे वाजिब हो जाता है कि हम भी उससे बहुत मोहब्बत करें। और स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे उत्तर प्रदेश के महासचिव साबिर साहब और संभल की गयूर आवाम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अब जैसा कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है, जगह जगह अड्डे अड्डे पर थोड़े थोड़े लोग 4-4, 5-5 करके इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन के हालात और जायजा ले रहे हैं। कल एक मैं शादी में शिरकत किया था, उस शादी में हसनपुर से एक बंदा आया हुआ था, उसने मुझसे सवाल किया कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश की सरकार नहीं आएगी तो उसकी बड़ी वजह ओवैसी साहब होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई वो कैसे, आप थोड़ा मुझे समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो वोट काटेंगे ओवैसी साहब के कैंडिडेट, तो वो समाजवादी का वोट काटेंगे। मैंने उनसे कहा बिल्कुल सही बात है कि अखिलेश का ही वोट कटेगा, क्योंकि अखिलेश बीजेपी को फ्रंट बने हुए हैं हराने के लिए। तो अब अखिलेश का जितना भी वोट कटेगा वो सिर्फ हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काटेगी। मैंने उनको कहा कि 403 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वो किसका वोट काटेंगे, और ये जो जंगली हाथी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहा है वो किसके वोट काटेगा। और हमारे जो महान दल, अपना दल, वो राजभर, जिसे कोई उत्तर प्रदेश के अंदर जानता भी नहीं था, वो किसका वोट काटेगा। अब मेरे भाइयों, समझाने की बात यह है कि सिवाय मुसलमान, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मेजॉरिटी में जो वोट मुसलमानों का मिल रहा है, हमारे दलित भाइयों को भी मिल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव या उनके समर्थक क्या सिर्फ मुसलमानों के वोटों से हरवाएंगे उनको? क्या कांग्रेस हिंदू पार्टी, कांग्रेस नहीं अखिलेश के वोट काटेगी? क्या हाथी, जंगली हाथी, क्या वो अखिलेश यादव का वोट नहीं काटेगा? तो बाद में कहने लगे हाँ कह तो सही रहे हो, लेकिन मुसलमान को उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हराना है, इसलिए अखिलेश को वोट दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि 2014 में, 2017 में, 2019 में मुसलमानों ने अखिलेश को वोट दिया, मगर अखिलेश नाकाम रहे बीजेपी को हराने में। तो अब मुसलमान
गुमराह किया जाए। अभी मैं बोलूंगा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार स्पीच दी है, ठीक है, तो मुझे पीछे से उंगली ना करें। तो मेरी जिंदगी की पहली स्पीच है जो मैं अपने कौम के लिए और अपने बस्ती वालों के लिए, अपने शहर वालों के लिए दे रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे पीछे से उंगली ना करें। तो मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं, जब संभल की प्रोग्राम जब संभल का हो रहा है तो संभल पे बात हो जाए। संभल में बावला आदमी नीले रंग के झंडे में शहर में घूम रहे हैं, नोटों के बैग लेके। उससे कहो कि जाहिल इंसान, तुझे संभल तेरे पैसे से बिकने वाली आवाम नहीं है संभल की। अपने नोटों को तू बर्बाद कर रहा है। अगर तूने प्यार से वोट मांगा होता तो एक बार को ये आवाम दे देती, बड़ी भोली आवाम है। मगर मेरे लाल, तुझे तेरे नोटों के बलबूते पे पैसे देने, वो वोट नहीं देने वाली। तेरे साथ बाजरा रंगा जा रहा है बेटा, तुझे समझ में ना आ रहा। अब रही बात हमारे संभल की सियासत की, जो रेस के ट्रैक पे जो घोड़ा दौड़ रहा है लाल रंग की टोपी वाले का, तो उससे कहिए कि उत्तर संभल की आवाम तेरी टांगे थी, मगर अब तेरी टांगे खिसक चुकी है, आवाम समझ चुकी है, तू नंगा हो चुका है। अब रही बात, हमारे संभल में एक कद्दावर नेता है, आप सब जानते होंगे, 50 साल से हैं, मगर उनसे कहो अगर उन्होंने मजलिस का साथ दिया होता तो अपने घर की सियासत बचा लेते। इस बार कुंदरकी से सम्मानित सब हो जाएगी। मेरे लालो, आप अपना वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में देना। अब मैं ये कहना चाहूंगा, संभल की आवाम अब पढ़ चुकी है, समझ चुकी है, जान चुकी है कि तुम नपुंसक और निकम्मे हो। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो इन्होंने शहर में भ्रम फैला रखा है, शहर को तो हिस्सों में बांट रखा है, एक नवाब वाला और एक डॉक्टर वाला, तो मैं कहना चाहता हूं, दो हिस्सों में बंटकर कभी संभल की तरक्की नहीं हो सकती। संभल को साथ रहना है, संभल का विकास तभी हो सकता है जब संभल साथ रहेगा। किसी को तुरक के नाम पे बांट दिया, किसी को खाजाब के नाम पे बांट दिया, किसी को दीपा सराय के नाम पे बांट दिया, किसी को मियां सराय के नाम पर बांट दिया, संभल को बांट दिया और संभल की तरक्की खत्म कर दी इन लोगों ने। मैं जानता हूं आपको बहुत बुरा लगा होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों निकम्मे लोगों के नेताओं के बहुत हमदर्द हैं। मैं उनसे माफी चाहता हूं, मगर मैं जो भी बोल रहा हूं आपकी आवाम, आपके लिए और आपकी औलाद के भविष्य के लिए बोल रहा हूं। आप एक बताइए एक बात, पिछले 50 साल से एक कद्दावर नेता को वोट देते आते हो, लेकिन एक कद्दावर नेता ने संभल का विकास क्या कराया। और एक पते की बात बताऊं, कद्दावर नेता की भतीजी अभी 1 साल पहले डिलीवरी के दौरान मर गई। कद्दावर नेता रोए नहीं उस पर। कद्दावर नेता के खानदान की बेटी मर जाती है, मगर उस कद्दावर नेता को इस बात की फिक्र नहीं है कि संभल का विकास होना चाहिए था, संभल के अंदर अस्पताल होने चाहिए थे। अब इन जैसे लोगों को अगर आप वोट देते रहेंगे, इनकी औलादें रात को शाम के 3 बजे उठती हैं, वो क्या आपका काम कर पाएंगी? बताओ, हाथ उठाओ। अगर लगता है तो वो एक काम कर पाएंगी तो इन्हें नेता बनाइए, वरना इन्हें चप्पल मार के शहर से भगाइए। समझ में आ गया? अब रही बात, लोग ये सोचते हैं कि संभल की राजनीति के अंदर अगर कोई पौधा पैदा होगा तो इसमें दोनों नेता जब तक पानी नहीं डालेंगे तो बड़ा नहीं होगा। गलत बात। संभल की आवाम पड़ चुकी है, चप्पे चप्पे पे नेता है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप घबराओ मत, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ो, मजलिस से जुड़ो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह रखा है कि आपके बीच से नेता पैदा करूंगा, उसका एग्जाम्पल मैं हूं। आज से 4 महीने पहले मुझे कोई नहीं जानता था,
मैं एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, फिर जामिया का रहा, एक छोटा सा वकील दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। मगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके बनाए हुए उत्तर प्रदेश के सदर शौकत अली साहब और हमारे संगठन मंत्री साहब इकबाल साहब, उन लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग लीडर हैं, कोशिश करते हैं, अपने क्षेत्र के अंदर नेताओं से नहीं डरते, उन लोगों को उठाया और आगे बढ़ा दिया। आज अल्लाह का करम है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, शौकत साहब ने उत्तर प्रदेश के टिकट मेरे हाथों बढ़वाए, संभल के बंदे के हाथों बढ़वाए, तुम्हारे बीच से एक नेता पैदा कर दिया है। क्या तुम मेरा साथ न दोगे? बोलो दोगे कि नहीं दोगे? मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इन निगम्य नेताओं से अब ऊक जाओ, इन्हें वोट मत दो, हाथ जोड़ लो इनसे कि हमने 40 साल आपको देख लिया, 50 साल आपको देख लिया, आपसे कुछ ना हो पाया और होगा भी ना। जहन ही नहीं है इनके, वो सत्ता की लालच के चक्कर में अपने शहर की आवाम को छोड़कर जाने वाला वो क्या तुम्हारा नेता हो सकता है? सत्ता की लालच में सिर्फ संबल छोड़ा जियाउर रहमान वर्ग ने, क्या वो तुम्हारा नेता हो सकता है? क्या 60,500 वोट मजलिस से लिए थे, क्या दोबारा ना मिलते उसको? मगर उसके साथ उसकी टीम के कुछ मीर कासिम रह रहे हैं, उसका करियर खा रहे हैं वो लोग, काना फूसी करके कि जियाउर रहमान भाई, समाजवादी की सरकार आ रही है, आप टिकट ले लो, कहीं से भी जीत जाओगे। उन लोगों ने उसका जहन खराब किया। बल्कि मुझे ये पता चला है कि डॉक्टर साहब मुखालिफ थे इस बात की कि वो वहां से लड़े, जो पता चला है, हो सकता है झूठ भी हो। तो भाई ऐसा है, ठीक है, मुशीर भाई को थोड़ा डर है डॉक्टर साहब का, तो आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला किसी और मीटिंग में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। अब मैं सैयद असलम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाए, जी मंडल सदर सैयद असलम साहब। मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र से एमपी है, जनाब
चाहता हूँ कि वो मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी की खिदमत में चंद अशार पेश करें। वक्त बहुत कम है, सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर सिर्फ 2 अशार आप पेश फरमाएं। जनाब सुल्तान नाज कर रहा हूँ मैं, मेरे खुदा तू वैसी की आबरू रख ले, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। और ये पैगाम मुनफरिद एक है, इस कौम की नुकसान भी है, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बुरी बात है हो जाए मुसलमान भी एक। और क्षेत्र में उनके लिए रहता हरमे अच्छा अपनी खुदी घबराया नहीं खाते हैं, दुश्मनों से ये कभी खौफ नहीं खाते हैं। अब क्योंकि हमारे मेहमान खुसूसी के पास वक्त बहुत कम है, तो इसलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सूबे महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब से दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रवक्ता है, जनाब वारिस पठान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शय नशीफ और तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के आपके हमारे सदर नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मंच पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के औरंगाबाद के सांसद, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब, उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट मेरे भाई जनाब शौकत साहब, हैदराबाद के एक्स मेयर कॉरपोरेटर वाजिद अंसारी साहब, तमाम मजलिस हमारे यहाँ के उम्मीदवार मुशीर तरीन साहब, तमाम मजलिस के जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशी माँ बहने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तमाम मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार ठहरा है। इसी तरह से संभल से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आपके अपने हरदिल अजीज जनाब मुशीर तरीन साहब को ऐसे ठहराया है। इनका निशान है पतन, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का निशान है पतन। 14 तारीख को यहाँ पर चुनाव है। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि आप इस मरतबा भर भर के वोट मजलिस के हक में डालेंगे और बटन दबाएंगे, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रत्याशी को जिताएंगे। कि आपके बीच में आज एक वो शख्स है जो मजलूमों की, दलितों की, गरीबों की, मुसलमानों की, पिछड़े वर्ग की आवाज है। एक वो मेरा नायक जो पूरे देश में आज गूंज रहा है, हक की आवाज बन के पूरे देश में गूंज रहा है। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, आप क्यों लड़ रहे हैं? आपने देखा होगा इतने वर्षों से आप मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपना वोट देते आए, इख्तियार की कुर्सी पर वो आकर बैठ गए, मगर इख्तियार पे आने के बाद आपके लिए क्या किया? कुछ आज भी
राज्य है। क्यों राज्य है? क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता में आए उनने अपनी खुद की तिजोरी भरी मगर आवाम के लिए कोई काम नहीं। और हम आए आपका काम कर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच आपका काम कर, कि हम डरने और घबराने वाली जमात नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बैठे, वो नारा जो है देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हाँ, तो ये शेरों की जमात आपके हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आपको भी अपना अधिकार मिले। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारे मुसलमान भाइयों का, हमारे दलित भाइयों का, पिछड़े वो वर्ग का भी हिस्सा हो, यही हमारा एक मंशा है जिसको लेकर आपके बीच में आए। आज पहला फेज हो गया, दूसरा फेज का चरण बाकी है। देश में काफी बातें आई, हमारे शरीयत में मता किलत की बात कर दी, तब भी सब खामोश थे। आज भी जब हमारे हिजाब पे बात आई तब भी एक कथित सेक्युलर पार्टियां खामोश है। और उस वक्त भी, ट्रिपल तलाक के वक्त भी, अगर किसी ने आपकी जानिब से आवाज उठाई, हर शोबे पे आपके लिए जो लड़े वो कोई और नहीं, आपके हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर ट्रिपल तलाक पे ओवैसी लड़े, सीएए एनआरसी का कानून जब आ रहा था उस वक्त आपकी आवाज उठाई, संविधान को बचाने की बात की, तो सबसे आगे आवाज उठाने में, लड़ने में आपके मेरे कायद ओवैसी साहब थे। मजलूमों पे अत्याचार जब हुआ, कादरी पर बात आई, बाबरी पर बात आई, मॉब लिंचिंग पर बात आई, हर मसले पर, हर मुद्दे पर जहां जहां आपको तकलीफ पहुंचाई गई, उस वक्त भी अगर आपके हमारे लिए कोई खड़ा रहा, चाहे सदन हो, चाहे टीवी का डिबेट हो, चाहे पब्लिक में हो, हमारी हक के लिए कोई लड़ा, वो कोई और नहीं, आपका हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। आज भी आपने देखा कि किस तरह से हमारी एक बहन को कर्नाटका में जो हिजाब पहनकर गई थी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो कुछ 40-50 भगवादारी गुंडे वहां पर आकर उसको सताए, परेशान किए, JSR के नारे लगाए। अगर हमारी शेरनी जैसी बहन वहां खड़ी रही, खड़ी रहकर उनका मुकाबला किया, दिलेरी के साथ अपनी बात रखी और एक नारा लगाया, तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारा लगा दिए, मगर सब खामोश थे। आज भी अगर किसी ने आवाज उठाई तो कोई और नहीं था, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो अगर आज हर चीज पर, हर मसले पर आपकी हमारी आवाज उठाए असदुद्दीन ओवैसी, तो आपके हमारे वोट का हकदार भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हमारे वोट थे। तो हमारे अधिकार से, हमारा फर्ज है कि हम इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को जिताकर हमारे असेंबली में भेजे जो हमारे हक के लिए लड़ाई रहे। और हम तो डरने वाले नहीं है, दिलेर है। जिस तरह से हमारी बहन मुस्कान ने कर्नाटका में उन दलितों के सामने बहादुरी दिखा दी, उसने तो साबित कर दिया कि मैं फ्लावर नहीं, फायर है। मैं चलने का नहीं, झुकने का नहीं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखने का। तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये होना चाहिए जज्बा। मैं जानता हूँ आप जिसको सुनने के लिए यहाँ पर आए, वक्त बहुत कम है, आपसे बस इतनी इल्तिजा करता हूँ कि 14 तारीख को आप भी फ्लावर नहीं फायर बन के जाए और पटन के पटन पे दबाए पूरी तरह। उत्तर प्रदेश में 14 तारीख को पतन दिखना चाहिए और 10 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला पूरे पांचे के साथ लड़ाएंगे उत्तर प्रदेश। शुक्रिया। भगवान को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब इम्तियाज जलील साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तशरीफ लाए। आप जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें जनाब इम्तियाज जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। संबल आज तक हमारा था, संबल हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम है कि
यहाँ की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और खासतौर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो यकीन, जो भरोसा और जो मोहब्बत जताई है, इंशाअल्लाह अभी एक साहब कुछ देर पहले तकरीर कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये कैंडिडेट जो है वो बहुत पैसा यहाँ पर बांट रहा है। दरअसल वो आपको मांझा खरीदने के लिए कह रहा है ताकि पतंग आप उड़ा सके अच्छे तरीके से। मांझा खरीदिए अच्छे से, लेकिन उड़ेगी पतंग ही इंशाअल्लाह। और यहाँ पर जितने सारे लोग और खास तौर से वो उम्मीदवार जो ये समझ रहे हैं कि इतने सालों तक हमने जैसा आपको बोला है वैसा आपने किया है, लेकिन इस बार अब यहाँ की आवाम ने ये तय कर लिया है कि इतने सालों तक आप बोलते थे, हम सुनते थे, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह पतंग ही उड़ाएंगे। मेरे भाइयों, मैं पहली मर्तबा संभल आया हूँ। इससे पहले मैं सैफई गया था, मुझे फर्क महसूस हुआ सैफई में और संभल के अंदर क्या फर्क है। इतने सालों तक अगर सियासत आप करते रहे, आप किसी की खिदमत करते रहे और अगर आपका इलाका यहाँ पर तरक्की से कोसों दूर है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने आपकी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यह अपन गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सफर को देखा है, जिस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले हैं, एक ही एमपी है, और उनके मुखालिफिन कहते थे कि ये एक है और हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उसी पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ उनका भाई इम्तियाज जलील भी जहां का वहां पर बैठता है। बहुत तकलीफ उन्हें होती है इस बात से कि एक तो बोलता ही था, दूसरा भी बहुत बोलता है और डट कर बोलते हैं, आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं। इसीलिए ये मायने नहीं रखता है कि तुम्हारी तादाद कितनी है, तुम कितने हैं ये नहीं देखे जाते हैं, तुम्हारे में हिम्मत कितनी है ये देखी जाती है। इसीलिए जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहते और जब वो मोदी साहब की आंखों में आंखें डालकर, सरकार की हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते, तो मेरे मन में भी एक सवाल आता था कि आखिर में असद साहब को ये हिम्मत कहां से मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पता चला है कि ये हिम्मत असद साहब को यहां से मिलती है, आप लोगों से मिलती है। आपको लगेगा कि यहां का उम्मीदवार मुशीर खान तरीन साहब है, लेकिन नहीं, हमारे उम्मीदवार का नाम मुशीर साहब है, लेकिन जिताएंगे आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। संभल में जीत होगी मजलिस की और ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। दोस्तों, आज पूरा मुल्क उत्तर प्रदेश की तरफ नजर लगाए हुए है। हर कोई देखना चाहता है कि यहाँ की आवाम इतने धक्के, इतने झटके खाने के बाद भी, जब आज हमारी शरीयत के ऊपर हमला किया जा रहा है, जब हमारी बच्चियों को कॉलेज से जाने से रोका जा रहा है, कब तक हम अहले गैरों की चौखट के ऊपर जाते रहेंगे? कोई नहीं आवाज उठाने वाला। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आने वाला वक्त कैसा है ये आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने आज शुरू की है तो सिर्फ हमारी बच्चियों से, कल हमारे माँ और बहनों के बुर्खे के बात आएगी, कल हमारे बुजुर्गों की दाढ़ी और टोपी के ऊपर बात आएगी। अगर आप भी नहीं समझे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वही बात समझाने के लिए मैं चाहूंगा कि अब आपके बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए। इंशाअल्लाह बस इतनी आप लोगों से इल्तिजा करूंगा कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हजारों साल अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन दी दवा पैदा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर आज अगर कहीं पर इम्प्लीमेंट होता है तो मैं बाबा के तौर इस बात को कहना चाहता हूँ कि वो साथ आज की तारीख में अगर कोई है तो बैरिस्टर सदा हमारे सदा असदुद्दीन अवैसी साहब की एक करिए से ये शेर फील होता है। हजारों साल लड़की सबकी
गंदी खबर है। अब मैं आपके सामने दावत दे रहा हूँ हम सब के तारीफ जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि वो तशरीफ लाए आपको। मैं उससे पहले बस नदीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नदीम करीम साहब से कि वो तशरीफ लाए और चंद मिनट में अपनी बात को जाहिर फरमाए। जनाब डॉक्टर नदीम करीम मेरी संभल की तयूर अवाम आपके सामने एक मरतबा फिर आपके कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ लाए हैं और ये खास संभल वालों पर उनकी इनायत है कि उनसे जब गुजारिश की गई 2 दिन पहले कि आप एक दफा तशरीफ लाइए संभल में और एक दफा हमारी आवाम को अपने खिताब से नवाजिए, तो उन्होंने ये खास तौर पर आपके लिए एहतमाम किया है कि आज आखिरी दिन वो आपके सामने मौजूद हैं और अपनी बात आपको एक मरतबा और जोरदार तरीके से पेश करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैंने बैरिस्टर साहब से कहा था कि जिस तरह आपकी हैदराबाद की सीट आपके लिए पक्की है और आपके एमएलएस के लिए पक्की है, इसी तरह संभल की जो आवाम है वो भी आपको ये दिखा देगी कि ये किस तरह आपके ऊपर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है और आपका साथ देने के लिए तैयार है। हम सबको ये साबित कर देना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अब खड़े हो गए हैं, हमारा अपना लीडर होगा, हमारी अपनी पार्टी होगी, हमारी आवाज उठाने वाला एक शख्स ऐसा होगा जो अब किसी को हमारी हद तक भी नहीं करने देगा, चाहे वो शहर के विकास के बारे में हो, चाहे वो हमारे अपने समाज के रुसवा करने के बारे में हो। कोई भी बात अगर ऐसी होगी समाज के लिए और खासकर इस इलाके के लोगों के लिए, तो उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पूरी टीम मुस्तैद है। हम सबको परसों जब वोट पड़ेगा तो ये बात साबित करनी है कि खामोशी के साथ जो लोग बहुत दाम में नहीं आना चाहते सामने, वो सब मिलकर किस तरह अंदरूनी तौर पर वोट देते हैं। हम सबका फर्ज ऐन है कि अब हम असद भाई के हाथ मजबूत करें और हमारे MIM के कैंडिडेट मुशीर साहब को वोट देकर बहुत ज्यादा वोटों से कामयाब बनाए, थोड़े वोटों से कामयाबी न हो, हम सबका वोट एक तरफा पड़े। आप सब इस बात का वादा कीजिए और अपने लोगों को जाकर बताइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जनाब मुशीर खान साहब का इस्तेमाल कीजिए ताजियों के साथ। जनाब मुशीर खान अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत कम है, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारे पीपल सराय के, लोधी सराय के, मियां सराय के आसपास के जितने भी जो मोहल्ले हैं उन्होंने और बाकी के दूसरे संभल शहर के दूसरे मोहल्ले के लोग भी माशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आप लोग, मुझे मालूम है कि अपने जज्बात को नहीं छुपा पा रहे हैं और माशाल्लाह आपके जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके नेता आपके सामने उनको सुनने के लिए बेचैन है। मैं उन नेता के लिए एक आशार कहना चाहता हूं, मौत वो है जिसका करे जमाना अफसोस। ये तो दुनिया में सभी, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, ये आपका कायद है जो मरने के लिए हर वक्त तैयार बैठा हुआ है, गोलियां खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मेरा आप लोगों से अपील है कि आने वाली 14 तारीख में इंशाल्लाह आपको पतंग के बटन पर दबाना है और भारी बहुमत से है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, खुदा हाफिज। अब आपके सामने आपके मेहमान जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब मुशीर जलील साहब, रियासती सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संभल के उम्मीदवार
जनाब मुशीर दरीन साहब, नशीन में तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील साहब, साबिका रुकने असम्बली महाराष्ट्र मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, गुलाम साबिर साहब, असर अब्दुल्ला साहब, शमीम तुर्क साहब, मोहतरम इमरान बॉबी साहब, जेगुल इस्लाम साहब, मोहम्मद मोमिन साहब, शिमाल पाशा साहब, जनाब मोहम्मद शवान साहब, जनाब मोहम्मद मलिक सलीम साहब, जनाब बिट्टू साहब, मोहम्मद शहजाद साहब, जनाब सद्दाम साहब, जनाब नवीजुर रहमान, जनाब रफत संबली साहब, सैयद असलम साहब, जनाब सालिम साहब, मेरी इज्जतदार और भाव बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस मीटिंग में शिरकत की और आपका इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा होना यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 14 फरवरी के दिन न सिर्फ संभल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपनी दुआओं से और अपनी मोहब्बत से एक नए इनकलाब को बर्पा करेंगे और एक नई तारीख इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपने वोट से मजलिस के हक में रकम करेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 30 साल से यहाँ से इस विधानसभा से इस असेंबली हल्के से आपने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जनाब नवाब साहब को आप कामयाब करते रहे, मगर मैं और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिस शख्स को आपने 30 साल कामयाब किया अपने वोटों से, धूप हो या सर्दी हो, आपने लाइन में घंटों खड़े होकर उनको वोट दिया, उन पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, उनको विधायक बनाया, एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार। और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि जो वोट आपके लिए एक कीमती चीज है, जब आप किसी उम्मीदवार के हक में वोट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप अपनी जमीर की आवाज पर उसको वोट देते हैं, एक भरोसे की उम्मीद पर वोट देते हैं कि कल ये जीत जाएगा तो मेरे भरोसे को शर्मिंदा नहीं करेगा। मगर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप अपने संभल का हाल देख लीजिए। छोटी छोटी गलियां हैं, हर जगह गंदगी के अंबार है, यहाँ पर कोई कॉलेज का मौसर इंतजाम नहीं है, बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज का कोई इंतजाम नहीं है। संभल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, सपा की हुकूमत थी, उसको संभल से दूर 24 किलोमीटर दूर ले जाकर रख दिया गया। आप खुद बताइए कि क्या वो शख्स अब की बार आपके वोट का मुस्तहिक है या नहीं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हाँ, यकीनन आपके नहीं के नारे बिल्कुल अच्छी एक अलामत है, मगर याद रखिए 14 तारीख के दिन भी जाकर आपको वहां पर इस नारे को याद रखकर जनाब मुशीर दरीन साहब के हक में जो मजलिस के उम्मीदवार हैं आपको उनको कामयाब और कामरान करना है। तो पतंग के निशान पर वोट डालिए, संभल विधानसभा की तारीख को बदलिए, संभल विधानसभा की तरक्की के लिए, संभल विधानसभा के अहमियत के लिए आपको अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट देना है। याद रखिए मेरी इस बात को कि समाजवादी और बसपा के पास आपकी कोई अहमियत नहीं है। आपकी अहमियत उसी वक्त पैदा होगी जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। आपने जिनको वोट दिया, समाजवादी पार्टी को आपने कई मर्तबा वोट दिया और समाजवादी पार्टी के पास आपकी अहमियत सिर्फ यही है, नवाब साहब के पास आपकी अहमियत यही है कि आप सिर्फ दरी बिछाओ और
और अखिलेश के नाम पर नारे लगाओ कि भैया तुझ पर जवानी कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मिजाज देना चाहती है कि हम ना किसी की दरी बिछाएंगे, ना किसी के ऊपर अपनी जवानी को कुर्बान करेंगे, बल्कि मजलिस आपसे ये कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, संभल की विकास के लिए, संभल के जनता की अहमियत को बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए, उत्तर प्रदेश में मजलूम अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए तुम अब अपनी जवानी नहीं कुर्बान करोगे, ओवैसी अपनी जान को कुर्बान करेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की सिर्फ मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ, आपकी साथ की अपील करता हूँ कि ये लड़ाई जो मजलिस लड़ रही है, ये जो लड़ाई में बहैसियत आपका सिपाही और आपका खादिम बनकर ओवैसी लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है, ताकि आने वाली नस्ल उसी नाइंसाफी का शिकार न हो जाए जो हमारे समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नवाब साहब ने संभल के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बना दिया, संभल के नौजवान बच्चों को स्कूल की तालीम से महरूम कर दिया, हमारी बेटियों को कॉलेजों से महरूम कर दिया, यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूँ, संभल में अगर किसी का विकास हुआ, संभल में अगर कोई आगे बढ़ा, तो सिवाय नवाब साहब की कोल्ड स्टोरेज की फैक्ट्री और सिरेंज बनाने के कोई आगे नहीं बढ़ा। और मुझे यकीन है कि मेरे ये सच्चाई के अल्फाज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी कुदरत के जरिए नवाब साहब के घर में भी पहुंचा रहा होगा। हमको बताया गया कि नवाब साहब घर में बैठकर हमारे भड़काऊ भाषण को सुन रहे हैं। सुनो मेरी आवाज को, सुनो मेरी हकीकत जो मैं बयान कर रहा हूँ, शायद आपका दिल भी पलट जाए, क्योंकि जब हमारी आवाज अल्लाह के करम और फजल से जो सच्चाई पर मुबन्नी होती है, हकीकत को हम बयान करते हैं, हक को बयान करते हैं, हक की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं, बातिल को हराने का काम करते हैं, तो जो लोग मजलूमों पर जुल्म करते हैं उनके दिल भी कांपना शुरू कर देते कि ये सच बोलने वाला आया है, अब भड़काऊ भाषण का उसको नाम दे देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी आपके दरमियान में आकर इनके हर नेता की तकरीर आप सुन लो या निजी गुफ्तगू सुन लीजिए, आपको याद होगा वो आपसे बोलेंगे कौम 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 कौम, कौम के नाम पे वोट दो, कौम के नाम पे ये कर दो। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि किसी शायर ने एक बेहतरीन शेर कहा था, इन्हीं लोगों के बारे में कहा था, समाजवादी पार्टी के नवाब साहब के बारे में। नौजवानों याद रखो, बुजुर्गाने मिल्लत मेरी इस बात को याद रखिए, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई बनकर तुमसे कह रहा हूं, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, जब वक्त नमाज, यानी ये वक्त जो है सजदे में गिरने का नहीं है, ये वक्त कयाम में ठहरने का है। जब वक्त कयाम आया तो नादा सजदे में गिर गए, ये वक्त ठहरने का याद रखो। अगर आप ये समझेंगे कि अगर हम सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, क्या करेंगे, मजबूर है आप, ना 35 साल पहले भी मजबूर थे, ना आज मजबूर है, बल्कि आज तो है ही नहीं, आपके दरमियान में एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है। आप असदुद्दीन ओवैसी को देखो और ओवैसी के नाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतन के निशान पर बटन दबाइए। आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, संभल का नेता कौन है बताओ, क्या नवाब है या ओवैसी है बताओ आप। मैं आपसे कह रहा हूं
कि मैं नेता बनने नहीं आया हूं, मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं। 30 साल से कामयाब होते हैं, मगर क्या किया संभल के लिए काम नहीं दिखा पाते। बल्कि अफसोस मुझे इस बात का होता है कि मुझे बतलाया गया कि कटरा मूसा खान में नवाब साहब ने जिंदों को नहीं छोड़ा तो मुर्दों को भी नहीं छोड़ा नवाब साहब। ये अजीब आदमी है कि कटरा मूसा खान के कब्रिस्तान को नवाब साहब ने खत्म करके वहां पर खेल का मैदान बना दिया। अब आप सोचिए जिंदों की क्या अहमियत जब मुर्दों की नहीं है। तो जो बेचारे खबर में आराम से सो रहे हैं, जो बेचारे खबर में आराम से सो रहे हैं कि जब सूर लगाया जाएगा, जब हशर का मैदान खड़ा किया जाएगा, नवाब याद रखो वो खबर से निकलने वाला कहेगा कि अल्लाह इसने जिंदों को भी नहीं रखा तो मुझे सोना था वहां पर भी मुझे बर्बाद कर दिया। आप बताइए कि कब्रिस्तान पे नवाब, अरे कौन सा भारत का गला है कि भरता ही नहीं है। जिंदों को नहीं छोड़ रहे तो कब्रिस्तान पे बोला कि नवाब के लोग बोले अरे हमारी काबिलियत ये है कि हम जिंदों को नहीं छोड़े तो मुर्दों को कैसा छोड़ेंगे। मुबारक हो आपके जज्बे को। अब खबर पर चले गए तो कौम याद नहीं आई, कौम याद नहीं आई। खबर पे चले गए तो कौम याद नहीं आई। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस ग्राउंड के मालिक का, हमारे मुशाहिद हसन साहब का, जुबैर साहब का, महमूद साहब का। इनको भी बहुत डराया गया कि ये मैदान मत दो। मैं इनसे कह रहा हूं आपने इस मैदान को बचा के रखा, नवाब की ललचाई नजरों से बड़ा काम किया। अब जब इंशाअल्लाह मजलिस का यहाँ जलसा हो चुका है तो जितने शयातीन हैं, जितनी गंदगी अब यहां से भागेगी, साफ होगा। जरा एक मरतबा दिल में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, पूरा जितने इनके अज़ाए में पूरे के पूरे दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नवाब साहब ने एक और बड़ा कारनामा किया कि तुर्क बरादरी में जो जोजा बरादरी है उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता था। नवाब साहब तो किसी की तरक्की देख ही नहीं सकते। वो समझते हैं कि मैं अगर खा लिया, मेरा पेट भर गया तो संभल के गरीबों का, भूखों का पेट भर जाता है। नवाब साहब ये समझते हैं कि मैं दौलत खा लिया तो गरीब को उसको जरूरत नहीं है। अरे ओबीसी का सर्टिफिकेट बन करके आपने कौन से इंसानियत की मिसाल पेश की। अगर गरीब जोजा को सर्टिफिकेट मिलता तो उसकी बेटी, उसका बेटा तालीम में आगे बढ़ता, कलेक्टर बन सकता था, डीएम बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, कमिश्नर एसपी बन सकता था। मगर इनको हसद है कि कोई तरक्की नहीं करे सिवाय मेरे। मजलिस यही लड़ाई लड़ रही है। मजलिस जब हिस्सेदारी की बात कर रही है तो चंद लोगों की ताकत ना बढ़े बल्कि पूरी आवाम की ताकत बढ़े। मजलिस यही चाहती है कि जब हिस्सेदारी की बात होगी तो राजनीति में भी हिस्सा मिलना चाहिए, सियासत में भी, और शिक्षा में भी मिलना चाहिए, अस्पतालों में भी मिलना चाहिए। और मजलिस ये भी बात करती है कि हर जगह पर आपको हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी कोई आके बताए कि नवाब का ये नाला है, नवाब का ये नारा है, खाली प्लाट हमारा। नवाब का ये नारा है, नारा अभी हम नवाब का ये नारा है, कब्रिस्तान मेरा है। क्या बात है बताइए आप। अरे हम भी राजनीति में 4 मरतबा का एमपी हूं, 2 मरतबा का एमएलए बना मैं। अगर हम गलती करते तो हमारे दफ्तर दारुसलाम में हम लोग बैठते, पूरे एमएलए, मैं बैठता हूं, हमारे 44 हैदराबाद के कॉर्पोरेटर बारी बारी से आकर अपने बैठते, कोई सिक्योरिटी नहीं।
पुकार के बोलता अस्सलाम वालेकुम, और अंदर आने से पहले बोलता आप हमारा काम नहीं किए, आपका एमएलए ऐसा नहीं किया, आपका कॉर्पोरेटर ऐसा नहीं किया, और अंदर आते ही शुरू हो जाता है। ये मिजाज संबंध में मैं पैदा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आवाज को बोलना चाहिए। अगर कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला के फजल और करम से आपकी दुआ और वोटों से मुशीर साहब यहाँ के नए विधायक बनेंगे तो विधायक नहीं रहेंगे, खादिम के तौर पर आपका काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वही मिजाज मजलिस का है और इसीलिए हमारी जान पर हमला होता है, इसीलिए इम्तियाज जलील को उन पर तरकीब की जाती, मगर ये मिजाज मजलिस दे रही है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 14 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एक बार 5 साल के लिए आप मजलिस के अपने वोट दीजिए। मैं खुद जिम्मेदारी लूंगा, संभल को आऊंगा, कम से कम 2 महीने में एक मरतबा आकर बैठूंगा दीपा सराय में आपके पास। मैं आऊंगा और आपके दरमियान में बैठूंगा और फिर हिंदूपुरा खेड़ा की आवाम को भी मेरा सलाम पहुंचाना। वहां पर भी हम जैसे दीवाने को बहुत चाहने वाले हैं। मैं आऊंगा, आप एक 5 साल का मौका मजलिस को दीजिए संभल में। हम आपको तब्दीली दिखाएंगे, हम आपको तब्दीली दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि मजलिस में 5 साल में वो काम करेगी जो 30 साल में नवाब ने गारत कर दी। अपने 30 साल में मजलिस 5 साल में काम करके दिखाएगी। और लोग बोलेंगे कि क्या तुम्हारा मुख्यमंत्री होगा, क्या तुम सत्ता में आओगे? अरे हर चीज क्या सत्ता में आने से होती है क्या? ये भी तो एमएलए विधायक थे। सुनिए, क्या ये जब विधायक थे तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या ये मंत्री नहीं थे? क्या ये विधायक थे जब अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं थे? तो फिर क्या किए, क्या किए सोचो आप। तो मजलिस सियासत या राजनीति की जब करती है तो तिजारत या दौलत कमाने के लिए नहीं करती, खिदमत करने के लिए, मजलूमों का हक दिलाने के लिए करती है। ये फैसला आपको करना है। मेरी आवाज, मेरी तकरीर के जुमले आपके अगर दिल तक पहुंच जाए तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि परवरदिगार तो दिलों को फेरने वाला है, तो ताकत अल्लाह के पास है और इसी के पास कुछ भी नहीं है। मैं तो बेबस हूं, कमजोर हूं, मैं तो सिर्फ उसी के सहारे जिंदा हूं, उसी के सहारे तवक्कल करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी का एक और चेहरा देख लो आप। कल आज तक टीवी पर और एएनआई के ऊपर, अखिलेश की बस के ऊपर उसने एक सवाल किया सहाफी ने और पूछा कि ये मुस्लिम निकाब और हिजाब पर आपकी क्या राय है? क्या कहा अखिलेश ने? क्या कहा अखिलेश ने? जोर से बोलो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा। अरे वहां रोड पे खड़े वाले भी कुछ बोलो। क्या कहा अखिलेश ने? क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है। जब हिजाब निकाब का मामला आया तो कान में आवाज कमाना शुरू हुई, तो हमारे कान तो अच्छा सुन रहे। जब अखिलेश से पूछा गया कि मुस्लिम वोट, तो बोले सुनाई नहीं दे रहा। और नवाब साहब, जब उसको मुसलमान नहीं सुनाई दे रहा, हिजाब निकाब सुनाई नहीं दे रहा, नवाब तुम्हारा तो कोई इज्जत का मुकाम ही नहीं है। बात अरे टीवी का रिपोर्टर जब पूछता है, अरे ऐसा लगाता है चाकू की तरह। जब हमको देखता है तो बहुत पीछे हटता है, इसको पूछेंगे तो क्या बोल देगा, क्योंकि हम अल्फाज चाप के नहीं बोलते।
बंदर है तो बंदर बोल देते हैं। आप सोचिए कि वो अखिलेश यादव जो अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि ख्वाब में उनको कृष्णा भगवान आके बोल दिए भैया तू बन गया। अरे तुम्हारे ख्वाबों में आते तो किसी जर्नलिस्ट से पूछा वैसी तुम्हारे ख्वाब में क्या थे? मैंने कहा मेरे ख्वाब में वो 22 मुसलमानों की तड़पती लाशें आती है, संभल के 2 बच्चों की लाशें आती है, उनके घर की तकलीफ याद आती है बिलाल पाशा की, न नवाब उसके घर को गए न FIR हुआ। ये मेरा ख्वाब है। मेरे ख्वाब में आता है कि संभल से मेरा विधायक होगा, उत्तर प्रदेश के हर जिले से मेरा विधायक होगा और तुम्हारी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजेगी इंशाअल्लाह। ये मेरा ख्वाब है। मेरा ख्वाब अपने लिए नहीं है, मेरा ख्वाब अपनी नफ्स के लिए नहीं है। मेरा ख्वाब यही है कि भारत एक मजबूत वतन बन जाए जहां पर गरीब मजलूम मुसलमानों को उनका हक मिले और हम डर कर जिंदगी नहीं गुजारे बल्कि उम्मीद पर जिंदगी गुजारे। आप बताइए, सुनिए, जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, मैं आज कह रहा हूं नवाब, सुनो समाजवादी पार्टी के चाहने वालों, सुनो बसपा और कांग्रेस के चाहने वालों, बोल दो अगर तुम आज निकाब और हिजाब के मसले पर नहीं बोल रहे हो, जो भारत के संविधान के खिलाफ बीजेपी की सरकार ने इकदाम उठाया, तो याद रख लो हमारी बात को। बीजेपी वालों, समाजवादी वालों, सुबह कयामत तक मेरी बेटी हिजाब और निकाब करेगी तो नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। मेरी बेटी की शनाख्त हिजाब के साथ कुरान है, संविधान है और मैं उस पर फख्र से चलूंगा। और मुख्यमंत्री जो बनने का ख्वाब देख रहे, तुम्हारे आंखों पर हिजाब पड़ चुका है अखिलेश। अखिलेश की आंखों पर हिजाब पड़ चुका है क्योंकि अखिलेश ये समझता है कि संभल और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, गरीब, कमजोर, अति पिछड़ा सब उसके कैदी हैं, मजबूरी में उसका साथ देंगे, मोदी योगी से डर कर उसको वोट देंगे। मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अल्लाह से डरो, किसी इंसान से मत डरो, मालिक से डरो, मखलूक से मत डरो। ये मिजाज मैं आपको दे रहा हूं। अरे दुनिया में जो आया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, मगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब मुस्लिम वोट और निकाब और हिजाब पर अखिलेश कह रहे नहीं सुनाई दिया। तो अखिलेश, जब तुम्हारी कानों में हमारी बात नहीं पहुंच रही है तो आप उत्तर प्रदेश और संभल की जनता मजलिस और ओवैसी को अपनी बात सुनाएगी। मैं सुन रहा हूं तुम लोगों को, मेरा दिल सुन रहा है तुम लोगों को, और जब तक दिल धड़कता रहेगा मैं तुम्हारी आवाज बनकर हर मैदान में नाइंसाफी की आवाज बुलंद करूंगा। उस बच्ची ने हिम्मत दिलाई, उस बच्ची ने हिम्मत दिलाई और उस बच्ची ने क्या कहा, BBC के इंटरव्यू में कहा, उस BBC के नुमाइंदे ने उस मुस्कान से पूछा, मुस्कान तुमने नारा क्यों लगाया? तो बच्ची ने कहा, जब मैं डरती हूं तो मैं वो नारा लगाती हूं। बताओ दीपासराय की जनता, जब तुम डरोगे तो क्या नारा लगाओगे? बताओ तुम क्या नारा लगाओगे? जब तुम डरोगे तो क्या नारा लगाओगे? अब नवाब से पूछो, नवाब से पूछेंगे, बोलेंगे मैं जब डरता हूं ना, भैया भैया भैया, तो ये मिजाज है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं इस जलसे से अल्लाह से दुआ कहूं कि अल्लाह सुभाना व तआला डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को अल्लाह सेहत दे, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए और अल्लाह उनको सेहतमंद रखे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था और करता रहूंगा। वो समाजवादी पार्टी में है मगर हमारे में बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो क्या आप लोग 14 तारीख के दिन पतंग के निशान पर
वाले जरा क्या आप इंशाअल्लाह ताला पतंग पे पतंग दबाएंगे और आसमानों में संभल के दीपा सराय के पूरे संभल में इंशाअल्लाह ताला पतंग नजर आएगी। 14 तारीख के दिन हर बूथ से आवाज आना चाहिए पतंग 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 पतंग। तो आपसे ही दुआ गो हूं, आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मेरी माँ और बहनों से बुजुर्गों से दुआ कर रहा हूँ, अहले दिल से अपील कर रहा हूँ, इस गुनाहगार के लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहिए। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी, मैं पूरे अज़म और हौसले के साथ आपसे कहता हूँ कि जितनी जिंदगी बाकी है मैं आपका मखरूज रहूंगा। एक संभल का बहादुर बेटा भी मेरे साथ गाड़ी में बैठा था जिसका नाम सारिम है, अल्लाह उसको भी अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहतरमा शाजिया साहिबा, निगार साहिबा, मोहतरमा शबनम साहिबा और मोहतरमा आरजू साहिबा का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी इस मेहनत को कबूल करे और इंशाअल्लाह ताला ये जरूर इनकी मेहनत रंग लाएगी और संभल में एक इनकलाब बर्पा होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।